hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th business study chapter number 10 financial market। और आज की अपनी इस क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट तरीके से एक वन शॉट वे के साथ फिनिश करने वाले हैं। इस एक ही वीडियो में इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को हम समझेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ड एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की, तो ये फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? इससे पहले वाले वन शॉट वे के अंदर आपने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने पैसों को संभालने का तरीका देखा कि आखिर उन पैसों को मैं किस जगह पर और किस तरीके से इन्वेस्ट करूं और उन पैसों से मैं आने वाले समय में पैसा कैसे कमाऊं। ये सब चीजें हम पढ़कर आए हैं। ऐसे ही हम आने वाले समय में पैसा जिससे कमा रहे हैं, यानी कि अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जहां से पैसा ला रहे हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? तो जहां से पैसा आ रहा है और जहां पर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस जगह को हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट की हमारी यहां से क्या डेफिनेशन बनती है? इट रेफर टू दैट मार्केट व्हिच क्रिएट्स एन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। यानी कि ये वो मार्केट है, ये वो जगह है जहां पर हम एक्सचेंज करते हैं अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को, मतलब या तो उनको इन्वेस्ट करते हैं या फिर वहां से पैसा लाते हैं। तो ये दो चीजें होती हैं। अब व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट? फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब ये होता है जिसके माध्यम से हम अपनी शॉर्ट टर्म नीड एंड लॉन्ग टर्म नीड सेटिस्फाइड करें, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, कॉल मनी हो गई, सर्टिफाइड डिपॉजिटरी हो गए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और बहुत कुछ। तो यहां से हमारे पास फाइनेंशियल एसेट की क्या डेफिनेशन निकलती है? इट रेफर टू दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज, एग्जांपल शेयर्स, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। अच्छा, मैं इसकी बात करूं और फंक्शन की, तो सब फंक्शंस में से आप 2 या 3 फंक्शन पढ़कर जाइएगा, याद रख के जाइएगा एनीवन। तो 2 फंक्शन मैंने यहां पे लिखे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे। पहला मेरे पास आता है बेटा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी इनटू फाइनेंशियल एसेट, यानी कि अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को हम बेच भी सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं उनके अंदर। तो ये लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करता है एक फाइनेंशियल मार्केट। और दूसरा पॉइंट ये है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड द चैनलाइजिंग देम इनटू द प्रोडक्टिव यूज। और साथ ही साथ आपके इस पूरे काम को, इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट को ये मोबिलाइज्ड भी करता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से एक ऑनलाइन वे में सारी ट्रांजैक्शंस करता है और प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें एक बायर और सेलर आपस में मीट करते हैं और अपनी नीड के हिसाब से उन शेयर्स को परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और वहां से पैसा लेते हैं। तो ये आपका फंक्शन हमने जाना। तो आपने ये सब समझा कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। तो हमने ये समझा बेटा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमने जाना था कि अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कहां पर इन्वेस्ट किया जाए और कहां से पैसे को लाया जाए। तो जहां पर हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और जहां से पैसे को ला रहे हैं उस जगह को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, जिसमें अपने हम फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करते हैं। अब व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट्स? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये सब हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। सर इनका फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, या आपके फाइनेंशियल एसेट को एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप इसको बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। आपके इन सारे सिस्टम को, सारी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस को ये मोबिलाइजेशन एंड मोबाइल के माध्यम से, एक सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर देता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट बन रहा है ना बेटा, ये बनता है 2 चीजों को मिलाकर। पहला बनता है बेटा मनी मार्केट को मिलाकर, दूसरा बनता है कैपिटल मार्केट को बनाकर। तो आप जब फाइनेंशियल मार्केट को लिखो और बहुत बड़े नंबर में, यानी 5-6 नंबर में इसको पूछा जाए, तो आप ये जरूर लिखकर आ जाना एक फॉर्मूला टाइप का कि फाइनेंशियल मार्केट, अभी तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर लिखना। फाइनेंशियल मार्केट इज इक्वल्स टू मनी मार्केट प्लस कैपिटल मार्केट। यह आप खास ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल मार्केट जो बनता है वो मनी मार्केट प्लस कैपिटल मार्केट को मिलाकर बनता है। अब मनी मार्केट क्या है सर और कैपिटल मार्केट क्या है? देखिए, मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर हम अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं और कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पर हम अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं, या तो वहां से पैसे को लेते हैं या फिर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हम उससे पहले बात करें अपने मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट के अंदर हमने क्या जाना? इट रेफर टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजैक्शंस इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। ये वो जगह है जहां पर हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को मेड करते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है ट्रेजरी बिल, प्रॉमिसरी नोट, ब्रिज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी एंड नोटिस मनी। अभी ट्रेजरी बिल क्या होता है? अगर हम बात करें ट्रेजरी बिल की, तो देखिए ट्रेजरी बिल का मतलब क्या होता है? ये एक भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा इशू किया गया एक शॉर्ट टर्म लोन है जिसकी अवधि लगभग 91 डेज की हो सकती है, 182 डेज की हो सकती है एंड 364 डेज तक की
की हो सकती है, ये एक शॉर्ट टर्म लोन है। दूसरा प्रॉमिसरी नोट, ये एक लिखित और बिना शर्त का दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक निश्चित राशि को एक निश्चित समय पर मांगने पर लौटाने का वायदा करता है। तो यह आपका प्रॉमिसरी नोट हो गया। तीसरा आपके पास आता है ब्रिज फाइनेंसिंग। ये एक आरबीआई और भारत सरकार द्वारा एक शॉर्ट टर्म लोन तब इशू किया जाता है जब किसी व्यक्ति या व्यवसाय को तत्काल धन की आवश्यकता होती है, तो यह आपका ब्रिज फाइनेंसिंग कहलाता है। फिर आपके पास आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर का मतलब यह है कि बिना किसी भी चीज को गिरवी रखे पैसों को जुटाने का एक जरिया एक शॉर्ट टर्म के लिए, तो यह आपका कमर्शियल पेपर है। फिर आता है हमारे पास कॉल मनी बेटा। तो कॉल मनी क्या होता है? जब हमें अपने पैसों को यानी कि किसी भी तरीके से एक दिन की उधारी के लिए चाहिए होता है तो उसको हम कॉल मनी कहते हैं, और यही पैसा अगर हमें 2 दिन या 14 दिन की उधारी के लिए चाहिए होता है तो उसको हम नोटिस मनी कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एक दिन की उधारी के लिए जो पैसा चाहिए उसको कॉल मनी कहा जा रहा है, जो 2 दिन की उधारी के लिए या फिर 14 दिन की उधारी तलक के लिए पैसा मांगा जा रहा है उसको हम नोटिस मनी कहते हैं। तो यह आपका मनी मार्केट का टॉपिक हमने समझा। अब हम समझते हैं कैपिटल मार्केट। अब जाहिर बात है कि जब हमने मनी मार्केट के अंदर एक प्रॉपर तरीके से क्या समझा, हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में और शॉर्ट टर्म लोन के बारे में समझा या पैसों को लाने के बारे में समझा। अब ऐसे ही हम कैपिटल मार्केट के अंदर समझेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में। तो यहां पर इट रेफर टू दैट फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू थ्रू व्हिच द लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ द डेट एंड इक्विटी आर रेज्ड एंड इन्वेस्ट। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट एक वो एरिया है, एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करते हैं एंड इन्वेस्ट भी करते हैं। तो यहां पर एक कैपिटल मार्केट निकलता है। अगर मैं इसके कुछ फंक्शंस यानी कि इसके जो हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, इसके एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो मेरे पास बेटा आता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर। तो ये सारे वो चीजें हैं जो एक मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस से और फंड को लाने के पर्पस से। हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं अपने कैपिटल मार्केट को। पहला बेटा हमारे पास आता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा आता है सेकेंडरी मार्केट। मान लीजिए कि आपकी एक नई कंपनी है, आपने नई कंपनी खोली, तो आप अपनी कंपनी के नए नए शेयर्स को इशू करोगे, यानी कि इसको हम कहते हैं न्यू इशू मार्केट, यानी कि इसको हम एनआईएम भी कहते हैं। तो यहां पे हम क्या देख पाएंगे कि आपकी कंपनी नई है तो आप जो इशू करोगे शेयर्स, उसमें जो बंदे पैसे लगाएंगे तो उसका पैसा आपके पास आएगा। इसका मतलब यह है कि मान लो आप जो हो वो मालिक हो। आप कौन हो? मालिक हो, और हम जो हैं वो इन्वेस्टर हैं। तो आपने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करे, चाहे वो इक्विटी करे, चाहे वो प्रेफरेंस करे, चाहे वो डिबेंचर करे, तो उनमें जो बंदों ने पैसा लगाया उसका पैसा डायरेक्टली आपके पास आया। यहां पर आपने उनको शेयर दे दिए और यहां पर आपके पास मनी आ गई बेटा। ठीक है, सीधी बात यहां पर खत्म। इस चीज को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, यानी कि जब आप अपनी लॉन्ग टर्म फंड को, लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स को, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर या किसी भी अदर एलिमेंट्स को एक प्राइमरी तौर पर यानी नए नए पर इशू करते हो, न्यू इशू मार्केट जिसको हम कह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। अब यहीं पर आप जानते हो कि ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स कैटेगरीज होती हैं या डिबेंचर्स होते हैं, ये सब हम 11th क्लास में पढ़ा था हमने कि प्रेफरेंस शेयर्स में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, एक नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, एक रिडीमेबल होते हैं, एक नॉन रिडीमेबल होते हैं, एक क्यूमुलेटिव होते हैं एंड एक नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, और सेम ही चीजें हमारी डिबेंचर्स में भी होती हैं। तो आप ये मत समझना कि प्रेफरेंस शेयर्स तो सर स्पेशल क्राइटेरिया होता है, इसको तो कंपनी को वापस करना पड़ता है। नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं जो आपने क्लास 11 में पढ़े और जो मैंने आपको बताए। तो यहां पर क्या है कि जब आप अपने सभी शेयर्स को नए तरीके से इशू करो और आपके पास जो पैसा है वो डायरेक्ट इन्वेस्टर से आए, तो वह हमारी प्राइमरी मार्केट कहलाती है। अब यहीं पर मान लो मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अब मैं आपकी कंपनी से निकलना चाहता हूं, तो मैंने एक दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लिया, यानी कि जिसको मैंने अपना शेयर बेचा। तो आपके पास तो मेरा पैसा आ चुका है, आपको अब उससे मतलब नहीं है, आपके पास मेरा नाम दर्ज है कि मैं आपकी कंपनी के कितने शेयर का मालिक हूं। अब सपोज करो कि मैंने अपना शेयर जो है वो एक लड़के को यानी रवि को बेच दिया, है ना, तो मैंने अपना शेयर एक दूसरे लड़के को बेच दिया, तो आपके पास से पैसा नहीं गया और ना ही आपके पास पैसा आया। पैसा आया तो वो किसके पास आया? वो मेरे पास पैसा आया। ठीक है, और मैंने उसको क्या किया? मैंने उसको शेयर दिए। तो यहां पर मैंने उसको शेयर दिए और मेरे पास आ गया जी पैसा। तो जो मैंने अपने उन शेयर्स को आगे बेचा, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर को जब हम आगे बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो हमने क्या जाना? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बोट एंड आल्सो सोल्ड। तो यह आपका सेकेंडरी मार्केट कहलाता है, जिसमें कंपनी के पास से कोई भी पैसा ना तो जाता और ना ही कोई पैसा आता। तो यह आपका प्रॉपर तरीके से
सिर्फ मनी मार्केट जाना, कैपिटल मार्केट को जाना। अब यहां से ये जो आपका सेकेंडरी मार्केट है जो एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है आपकी फाइनेंशियल एसेट्स की, तो इसकी हिफाजत करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारी गवर्नमेंट ने ब्रांच बनाई है, ट्रेडिंग प्रोसीजर्स हैं, सेबी है और बहुत सारे मार्केट इंडेक्स है जिसके माध्यम से किसी भी इकोनॉमी को या किसी भी देश की डेवलपमेंट को पता लगाया जाता है। फटाफट से उनको भी समझ लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इसका मतलब यह है कि अपनी सेकेंडरी मार्केट को थोड़ा और एक्सपेंड फॉर्म में हम समझते हैं कि वो आखिर क्या है। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन आपके पास ये वाली है और दूसरी डेफिनेशन बेटा आपके पास ये वाली है। तो स्टॉक एक्सचेंज रेफर टू एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। यानी कि जैसा आपने पढ़ा अभी सेकेंडरी मार्केट के अंदर, जिसमें हम अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बाय करते हैं, सेल करते हैं अपने सेकेंड हैंड बेस पर किसी अनदर पर्सन को। इससे कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब पैसों का कोई आना जाना नहीं होता कंपनी के पास। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज शोज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और यही वजह है कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का स्टॉक एक्सचेंज को ब्रॉड मीटर भी कहा जाता है। यह आप ध्यान रखिएगा, इसको हम ब्रॉड मीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां से बेटा हमने क्या समझा कि जब सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज अच्छी तरीके से बिकती हैं और खरीदती हैं, तो वहां पर आपकी जो इकोनॉमी है, वहां पर जो आपकी कंट्री है, उसकी डेवलपमेंट कितनी हो रही है, ये बताता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको हम ब्रॉड मीटर ऑफ कंट्री डेवलपमेंट भी कहा कहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज शोज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो यहां पर ये जो आपने स्टॉक एक्सचेंज को समझा कि स्टॉक एक्सचेंज में हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, एंड इवन एक ब्रॉड मीटर की तरह कार्य कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी और हमारी कंट्री कितनी डेवलपमेंट पे है। तो यहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये किस तरीके से चल रही हैं, इसका कोई ना कोई इंडेक्स होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे बेटा स्टॉक मार्केट इंडेक्स की। यानी कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, जब इसमें शेयर्स बिकते हैं, खरीदे जाते हैं ज्यादा मात्रा में, बेचे जाते हैं ज्यादा मात्रा में, तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स आपकी कंट्री की डेवलपमेंट का मीटर बताता है कि आप किस पोजीशन पर लाई कर रहे हो इस समय पर। तो इट प्रिपेयर ऑन द बेसिक्स ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज। और ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सारी कंपनीज पर नहीं होता, सिर्फ कुछ कंपनीज पे होता है जिसका टर्नओवर या फिर जिसको बेचना या खरीदना बड़ी मात्रा में चल रहा होता है। यानी कि वो कंपनियां हैं यहां पर, वो शेयर्स आर लॉट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, जिनके शेयर्स बहुत बड़ी मात्रा में बेचे जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं, ये उनके बिहाफ पर कार्य करता है। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं बेटा। पहला आती है सेंसेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सेंसेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसको हम चीफ इंडेक्स भी बोलते हैं, या आप ध्यान रखिएगा, चीफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स सेंसेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अंदर बॉम्बे की 30 कंपनीज को एस्टिमेट करके, उन पे आइडियाज लगा के और उनके अंदर चल रही एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शंस को देख के ये ब्रॉड मीटर की तरह एक इंडेक्स बताता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी डेवलपमेंट पर चल रही है, आपकी कंट्री कितनी डेवलप पे हो गई है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो ये चीफ एक तरीके से कार्य कर रहा है, चीफ मार्केट इंडेक्स है हमारा। दूसरा यहां पर आता है निफ्टी, निफ्टी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये टू मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस हैं हमारे इंडिया के, जिसके माध्यम से हमें अपनी पोजीशन के बारे में पता लगता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिचुएशन है। और मैं आपको आइडिया दिलाऊं तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, बहुत सारी जगह पर, जब शेयर भारी मात्रा में बेचे जाते हैं तो कंपनी का डिफ्लेशन आता है, जब शेयर भारी मात्रा में खरीदे जाते हैं तो कंपनी का इन्फ्लेशन आता है। तो ये सब डिफ्लेशन इन्फ्लेशन जो बना हुआ है, तो जब कंपनी के शेयर्स घटते हैं तो समझ लीजिए हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट भी कम हो रही है, और जब कंपनी के शेयर आसमान पकड़ते हैं तो समझ लीजिए हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी आसमान पकड़ती जा रही है। तो ये सारे एस्टिमेशन होते हैं जो कुछ कंपनीज को मद्देनजर रखते हुए उनके माध्यम से निकाले जाते हैं, जैसे कि हमारे पास काम कर रहा है स्टॉक मार्केट इंडेक्स के अंदर सेंसेक्स ऑफ बॉम्बे एंड निफ्टी ऑफ बॉम्बे। तो ये हमारे पास चीजें हैं। अगर मैं मेन स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करूं, ये तो हमारे मीटर है, ये तो हमारे इंडेक्स है। अगर मैं एक मेन स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करूं तो आपके पास आते हैं चार। पहला हमारे पास आता है बीएसई एलटीडी, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। दूसरा आता है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ये आपका कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल के अंदर है। तीसरा आता है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एलटीडी, ये भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और फिर आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और
और ये भी आपका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ही है। तो ये आपका प्रॉपर तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझा। तो यहां पर अब हम ये जानते हैं कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज में हम अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले अपना ब्रोकर सेलेक्ट करो, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, और अपनी कुछ फंडामेंटल डिटेल्स वहां पर दो। पैन कार्ड यहां मैंडेटरी रहता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, अपना ऑक्यूपेशन, नेम, सब चीज हमें सबमिट करनी पड़ती है। ओपनिंग अ डीमेट एंड डिपॉजिटरी अकाउंट, डीमेट एंड डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन करना पड़ता है, यानी शेयर्स को एक तरीके से कन्वर्ट करने के लिए और शेयर्स को टेकन ओवर करने के लिए कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनको हम डीमेट एंड डिपॉजिटरी अकाउंट कहते हैं, इनको भी समझेंगे डेफिनेशन के साथ। तो वो हमें ओपन करना पड़ता है, अपना ऑर्डर लगाना पड़ता है, यानी कंफर्मेशन जो होती है, सॉरी, अपना ऑर्डर लगा दिया भाई हाँ हम खरीदना चाह रहे हैं, और फिर स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग, जो हमारा ब्रोकर होता है वो ऑनलाइन मैच करना शुरू करता है कि आखिर किस समय पर किस जगह पर कौन सा बेस्ट प्राइस अवेलेबल है। जब उसको बेस्ट प्राइस अवेलेबल हो जाता है तो हमारी कंफर्मेशन स्लिप आ जाती है, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, देन इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, हम कंफर्म कर देते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट 24 आवर्स के अंदर। ब्रोकर यानी कि जैसे ही हमने ऑनलाइन मैचिंग हो गई, एग्जीक्यूट भी हो गया आपका शेयर, तो आपको 24 आवर के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना पड़ता है। फिर हमारे पास आता है पे इन डे वर्किंग, यानी कि जिस दिन इन्वेस्टर के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं ब्रोकर को ताकि वो उसे शेयर मिल सके। फिर आपका सेटलमेंट प्रोग्रेस चलता है, लगभग 1-2 दिन बाद आपको वो शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो जिस दिन वो आपको शेयर अलॉट होते हैं उसको हम पे आउट डे वर्किंग कहते हैं, और जिस दिन आप शेयर के लिए पैसे देते हो उसको हम पे इन डे वर्किंग कहते हैं। फिर आपके पास डिलीवरी हो जाती है शेयर्स की, आप उन शेयर्स के मालिक बन जाते हो, और फिर जो भी कंपनी के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आएगा वो आप फेस करोगे, ना ही जो जिससे आपने शेयर खरीदे हैं वो फेस करेगा, उसे तो आपने पैसा दे दिया और वो निकलता बना। तो ये आपका एक ट्रेडिंग प्रोसीजर है। अच्छा, ये जो सारा ट्रेडिंग प्रोसीजर है इसमें इन ब्रोकर्स का भी तो काम है। तो ये ब्रोकर्स कुछ फ्लक्चुएशन पैदा कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो ऐसा होता था, पहले होता था, अब नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास एक तरीके से ब्रांच आ गई है जिसको हम सेबी कहते हैं। तो ये सेबी क्या कर रही है और डीमेट एंड डिपॉजिटरी अकाउंट क्या है, इनको फटाफट समझते हैं और फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं। इसकी जो आपके पास शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी आपकी 1988 के अंदर। तो यहां पर जो 1988 के अंदर इसकी शुरुआत हुई, मतलब कहा कि भाई इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए एक ब्रांच होनी चाहिए जो कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स और स्टॉक एक्सचेंज पर जो है वो नजर रख सके, इंटरमीडियरीज को कंट्रोल कर सके, और बीच में आने वाली जितने भी डिसऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट है, चीट हैं, या फिर किसी भी तरीके से ब्रोकर फ्लक्चुएशन है, उनसे वो प्रोटेक्ट रहे। तो 1988 में ये बात रखी गई, और फिर साथ ही साथ 1992 के अंदर इसको जो है वो एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, और 1992 के अंदर ही ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग में आ गई। इसका काम क्या है? इट रेफर टू दैट रेगुलेटरी बॉडी व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो इसका काम क्या है भाई? इसका काम यह है प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज को, अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मल प्रैक्टिस। इसका मतलब यह है कि डिसऑनेस्ट इन्वेस्टर से और डिसऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट से और बहुत ही सारे ऐसे कॉन्सेप्ट से जो मार्केटिंग के लिए अपनाए जाते हैं परंतु वो रियल नहीं होते। जैसे कि आप देख पाओगे रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो इसका मतलब ये नहीं रेड बुल पीती हमारे पीछे पर निकल जाएंगी, या फिर एक तरीके से माउंटेन ड्यू पीकर बंदा पहाड़ों पर चढ़ रहा है और हेलीकॉप्टर से कूद रहा है। तो ऐसे सारे एडवर्टीजमेंट से प्रोटेक्ट करना, बताना कि भाई ये सब चीजें जो है वो फेक हैं। तो टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मल प्रैक्टिस, और साथ ही साथ टू कंट्रोल द इंटरमीडियरी, जितने भी ब्रोकर्स इन सब प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं उन पे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना ताकि फ्लक्चुएशंस पैदा ना हो, और जो उनका हक है वो कमीशन उनको मिले बट उससे ज्यादा वो ना अर्न करें, जिससे इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन ना हो पाएगी। तो यह आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो प्रॉपर तरीके से रेगुलेटरी का काम कर रहा है। अभी आप पढ़कर आए हो ट्रेडिंग एंड प्रोसीजर, यानी ट्रेडिंग फंक्शन जो है अभी आप पढ़कर आए हो, तो उसमें आपने एक चीज देखी, डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी सर्विस। तो ये डीमेट अकाउंट क्या होता है और ये डिपॉजिटरी सर्विस के साथ ओपन होता है। तो डिपॉजिटरी सर्विस क्या है? देखिए, सबसे पहले डीमेट अकाउंट की अगर बात करूं तो इट रेफर टू दैट अकाउंट व्हिच इज ओपन बाय द इन्वेस्टर। ये वो अकाउंट होता है जो इन्वेस्टर के द्वारा ओपन किया जाता है विद द डिपॉजिटरी सर्विस थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन शेयर। ये डिपॉजिटरी सर्विस के साथ ओपन किया जाता है जिससे हम अपने शेयर्स की ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटी के साथ एक तरीके से एडप्ट कर सके। तो ये डिपॉजिटरी सर्विस क्या होती है? तो इट रेफर टू दैट सर्विस थ्रू व्हिच द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड शेयर, यानी कि वो सर्विस है जिसमें आप अपने शेयर्स की
ओनरशिप ट्रांसफर करते हो। उदाहरण के तौर पर आपके पास ये चार कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला आता है द डिपॉजिटरी, यानी कि ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपके शेयर्स को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखता है। दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, या आपका जो है वो इंटरमीडियरीज है जो आपके और कंपनी के बीच में या इन्वेस्टर के बीच में एक ब्रोकर का फंक्शन परफॉर्म करता है। इन्वेस्टर यानी कि जो बंदा चाहता है किसी भी कंपनी में पैसा लगाना, और इशुइंग कंपनी यानी कि उस कंपनी के शेयर में पैसा लगाना और लगा भी सकता है उसी कंपनी के शेयर में जो स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो। अगर वो उस कंपनी उस स्टॉक एक्सचेंज में जो हम पढ़कर आए हैं मेन स्टॉक एक्सचेंज जो 4-5 हमने पढ़ी है उसमें वो लिस्ट नहीं है वो कंपनी, तो उसके कोई भी शेयर मार्केट के अंदर इशू नहीं हो सकते। तो यहां से क्या है, एक वो इंस्टीट्यूट जो आपके शेयर्स को होल्ड करता है, आपके शेयर्स को आप तक पहुंचाने का काम ये डीपी करता है, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक ब्रोकर समझ लीजिए, डीलर समझ लीजिए, और इशुइंग कंपनी इसके शेयर्स को ये सारा फैसिलिटीज के अंदर ये लाता है। तो ये आपका प्रॉपर चैप्टर था। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हुए होंगे, मैं ये मानता हूं। बट फिर भी कहीं किसी टॉपिक में, कहीं किसी पॉइंट में कोई छोटा सा भी डाउट रह गया हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, एक वन शॉट वे के साथ। थैंक यू।